हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका एंशिएंट इंडिया के इस सीरीज में एंड दिस इज एन यूनिक टेक। तो आइए हम आज एक नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं, वो है आर्यंस। राइट, आर्यंस नाम तो बहुत सुना होगा हमने, है ना? तो नाम तो बहुत सुना है, लेकिन आए कहां से हैं, कौन है, जरा आज हम डिस्कस करें। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। अब तक हमने जो बात करी थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। कहानी और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग डिक्लाइन की बात कर रहे थे कि 1900 से 1400 में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर रहा है। हम बात करने जा रहे हैं वैदिक एरा की। तो वैदिक एरा टेक्निकली 1500 से 500 बीसी तक रहेगा, राइट। जिसमें इनिशियल जो 500 साल है उसे कहा जाएगा कि भाई ये तो अर्ली वैदिक है या ऋग्वेदिक एरा कहा जाएगा, अर्ली वैदिक। और ये जो बाद वाला है इसे कहा जाएगा लेटर वैदिक। तो 1000 से 500 की कहानी देखिए, यहां दिख रही है आपको। 1000 से 500 की कहानी जो है ये है लेटर वैदिक एरा, ये ब्लॉक। और इसके पहले अभी जो कहानी हम जो शुरू करेंगे वो ये वाला ब्लॉक है 1500 से 1000 की कहानी, जिसे ऋग्वेदिक एरा भी कहा जाता है। राइट, ऋग्वेदिक एरा। ऋग्वेदिक एरा में एक वेद लिखा गया है जो है ऋग्वेदा। और हमारी स्टोरी में जो भी हमने स्टोरी बुनी है, इस स्टोरी में जो सोर्स है वो ऋग्वेदा प्लस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। देखो, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वेद जो है वो थोड़ा सा रिलीजियस टेक्स्ट है। तो क्या रिलीजियस टेक्स्ट हिस्ट्री बताते हैं, है ना? एग्जैक्टली नहीं, लेकिन अगर उसको क्लब कर दिया जाए विद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, विद अदर इंस्क्रिप्शंस एंड ऑल, तो क्लब करके हमें काफी सारी जानकारी मिलती है, जिससे हम फिगर आउट कर सकते हैं कि हाँ, इस टाइम में, इस एरा में क्या हो रहा है। आइए थोड़ा सा समझते हैं। तो हमने ऑलरेडी बात करी थी जो है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर रहा है। 1900 से 1400 का जो फेज है उसमें ये डिक्लाइन हो रहा था, लोकलाइजेशन एरा था। ऐसा हमने कुछ मैप देखा था जिसमें हमने कहा था कि भाई ऊपर ये सिमेट्री कल्चर है, इधर आपका झूकर फेज है और इधर आपका रंगपुर कल्चर है। अब ऐसे एरा में कोई आ रहा है इस साइड से, जिन्हें आप कहते हैं आर्यंस। तो ये इधर डिक्लाइन हो रहे हैं और इसी समय में आर्यंस राइज हो रहे हैं। तो आइए समझते हैं। तो थोड़ी सी एक कहानी सुनाने जा रहा हूं बेसिकली मैं आपको आर्यंस की, और उसके बाद उसके एविडेंसेस की बात करेंगे हम। तो एक्चुअली आर्यंस कहा जाता है कि ओरिजिनली एंड शायद इस जगह पे रहा करते थे। तो ब्लैक सी के नॉर्थ में, या फिर ये जो प्लेन्स है यहां पे, जिसे कहा जाता है स्टेपीज। तो स्टेपीज करके ग्रासलैंड है यहां पे। दूसरे मैप में दिखाऊं मैं आपको, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो हम यहां पे देखेंगे कि ये जो वेस्टर्न स्टेपीज या स्टेपीज करके जो ग्रासलैंड है, तो ये आपके इस एरिया में कहीं पर ओरिजिन रहा होगा, या शायद इस एरिया में कहीं पर ओरिजिन रहा होगा, राइट, है ना? यहां पे रहे होंगे आपके आर्यंस, या ऐसा कह लीजिए कि यहां पे एक कल्चरल कम्युनिटी थी, कल्चरल कम्युनिटी, जिन्हें आप आर्यंस कहते हैं। अब यहां से ये वेव निकलेगी, ये लोग निकलेंगे, और एक वेव जो है यूरोप भी जा रही है, एक वेव इधर ईरान साइड भी जा रही है, एक वेव इधर जो है आपकी इंडिया साइड आ रही है। और इंडिया में ऑलरेडी इस पॉइंट पे हम जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर रहा है। तो ऊपर एक फेज दिख रहा था हमको, एक इधर फेज दिख रहा है झूकर, और इधर रंगपुर। ऑलरेडी ये डिक्लाइन कर रहे हैं। इस पॉइंट पे आर्यंस की यहां पर एंट्री हो रही है, राइट। इंपॉर्टेंट बात की, ये जो आर्यंस है अगर आप देखिएगा तो ये आर्यंस एक्चुअली रथ से आ रहे हैं, हॉर्सेस। तो हॉर्सेस जो एक्चुअली जो है जो माना जाता है वो एक्चुअली यूराल एरिया, या फिर आप कह लीजिए कि ब्लैक सी एरिया, ओरिजिन यहां से रहा होगा। तो इन लोगों के पास घोड़े होते थे। हमने बात करी थी कि शायद इस सिविलाइजेशन में अब तक यहां पर हॉर्सेस नहीं थे, लेकिन अब हॉर्सेस से, रथों द्वारा ये एंट्री हो रही है। और ये एक वेव आ रहा है जो कहेंगे आपकी जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये से बोला जाएगा इंडो आर्यन। और ये जो लैंग्वेज इधर ईरान साइड बोली जाएगी, इसे कहा जाएगा इंडो ईरानियन। प्लस यहां से बहुत सारी लैंग्वेजेस और निकलेंगी, जर्मन निकलेगी, तो उधर पोर्चुगीज निकलेगी, तो स्लाविक एंड ऑल, राइट। ये सारी वेव्स, सारी लैंग्वेजेस और यहां पे क्रिएट होने वाली है। तो बेसिकली सोर्स शायद वो एक ही है, राइट, सोर्स एक ही है, तो वो बेस लैंग्वेज जो होगी वो एक ही जैसी होगी, बट अदरवाइज उसके इस तरह से सोर्सेज निकलेंगे, तरह तरह के लोग निकलेंगे। अब ये आर्यन जो आ रहे हैं, ये अगर इस तरह से रथ पे आ रहे हैं, तो वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ये क्या है, ये बाहुबली लोग हैं भाई, ये वॉरियर्स हैं। एक बात हम इनके बारे में समझें कि दीज आर वॉरियर्स।
दूसरा ट्रेट अगर हम इनके बारे में जाने, हमने ऑलरेडी देखा कि भाई घोड़े भी हैं इनके पास रथ भी है, चैरियट। घोड़ा भी ऐसा नहीं घोड़सवारी कर रहा है, नहीं, रथ पे खड़े हैं भाई वो। चैरियट हमने थोड़ा सोनाली में भी देखा था कि चैरियट दिख रहा था हमको, तो चैरियट की एक नई टेक्नोलॉजी। तो ये वॉरियर है और इनके पास हमें दिख रहा है कि वॉर टेक्निक भी है, राइट। प्लस हम जानेंगे कि हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, तो यहां पे स्वाट वैली वगैरह में, स्वाट वैली में हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं उनके पास जो है ब्रोंज डक्स वगैरह भी हैं, सोर्ड भी है, राइट। तो इस तरह के वेपन्स हैं, स्पेयर्स एंड ऑल, राइट। तो इस तरह के उनके पास वेपन्स भी एग्जिस्ट करते हैं, तो दे आर स्ट्रॉन्ग। तो भाई इधर से जब ये लोग आ रहे हैं तो ऐसा देखो, इसको ये मत समझो कि इन्वेजन है, बट हाँ डेफिनेटली सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने में उनको यहां पे काफी मदद मिलने वाली है। एक और बात जो हम आर्यंस के बारे में समझें कि आर्यंस को जानवरों से बहुत प्रेम है। तो ऐसा नहीं है कि उनको एग्रीकल्चर नहीं आता है, एग्रीकल्चर आता है, जानकारी है, बट वो करते बहुत ज्यादा नहीं। एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन नहीं है, मेन ऑक्यूपेशन नहीं है। तो फिर वो करते क्या? मेन ऑक्यूपेशन क्या है? मेन ऑक्यूपेशन यू विल रियलाइज कि दे आर पैस्ट्रोलिस्ट। तो ये जो आर्यंस आ रहे हैं ये एक्चुअली चरवाहे हैं, पैस्ट्रोलिस्ट हैं, राइट, है ना। और इनके जानवर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हॉर्सेस होंगे इनके पास बहुत सारे, इनके पास काउज वगैरह होंगी। तो ये पैस्ट्रोलिस्ट हैं, जानवर चराते हैं और वो इनका मेन ऑक्यूपेशन है। और बिकॉज क्योंकि वो मेन ऑक्यूपेशन और चरवाहे हैं, तो फिर तुम्हें याद आएगा अपना डिस्कशन कि भाई ये लोग तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल करते हैं, है ना। मीजोलिथिक में हम ऐसी बात कर रहे थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो मतलब अभी गांव बसा नहीं है, दे आर मूविंग। तो जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट हमें समझ में आएगी कि सेटलमेंट सेमी परमानेंट सेटलमेंट हमको दिख रही है, टेम्परेरी सेटलमेंट जैसा हमको यहाँ पे फील आएगा, राइट। तो अगर हम समझे यहाँ पे, तो हमें दिख रहा है कि भाई अगर ये ऊपर से आर्यंस आ रहे हैं, राइट, अगर ये सेंट्रल एशिया से अगर थोड़ी देर के लिए मालूम है, जो ज्यादा एक्सेप्टेड है वो है सेंट्रल एशिया। तो हमें समझ में आया कि भाई इनके पास चैरियट्स भी हैं, इनके पास हॉर्सेस भी हैं। ये जो यहां पे जो लोग आ रहे हैं, इंडो आर्यन लैंग्वेज कहा जाएगा, राइट। दूसरा हमने समझा कि वॉरियर भी हैं ये। तो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले स्वाट वैली पे, तो उनके पास टूल्स और वेपन्स भी वैसे ही हैं, टेक्निक है इनके पास। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको समझ में आया कि पैस्ट्रोलिस्ट हैं ये। तो ये मोबाइल है, पेस्ट्रोलिस का मतलब ही तुरंत हो गया सेमी परमानेंट सेटलमेंट। ऐसा परमानेंट सेटलमेंट नहीं है, कोई गांव जैसा यहां पे नहीं है, सेमी परमानेंट सेटलमेंट हमको देखने को मिल रहा है। और ये इस तरीके से, ये लोग ऐसे हैं जो अब इंडिया में एंट्री कर रहे हैं। अब तुम सबसे ज्यादा जो कहानी हमको यहां पे पता चल रही है, जैसा कि हमने कहा कि 1500 से 500 और या फिर कह लें अभी 1000 BC, तो इस दौरान एक किताब लिखी गई है, एक किताब कंपोज करी गई है, विच इज ऋग्वेदा। इससे हमें बहुत सारी बातें पता चल रही। प्लस एडिशनली हमने ये भी समझा कि एडिशनली हमने जाना कि भाई यही लोग हैं जो है ईरान भी जा रहे हैं, राइट। हम बात कर रहे थे कि वो ईरान भी जा रहे हैं, तो ईरान में भी एंट्री हो रही है, प्लस यूरोप में भी एंट्री हो रही है। तो देखो अगर तुम समझो तो कायदे से फिर हर कोई सेम ही है, राइट। तो ऐसा कोई रेस का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि कोई आर्यन ऐसी कोई सुपीरियर रेस होती है, नहीं। एवरीबडी सेम, यही लोग इंडिया आ गए, यही लोग ईरान आ गए, यही लोग यूरोप चले गए, तो कोई सुपीरियर रेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। बट आर्यन रेस को सुपीरियर रेस की तरह जो है काफी प्रोजेक्ट किया गया था, स्पेशली बाय हिटलर। बट उसके पहले भी, हिटलर से पहले भी अगर आप देखिए तो 19th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी में ये आर्यन रेस दिखाई जा रही है कि सुपीरियर रेस है, भैया ब्लू आइड है, ये पावरफुल है, ये समझदार हैं, ज्यादा समझदार है। एंड दिस इज जस्टिफिकेशन ऑफ देयर कॉन्केस्ट, कि भाई पूरी दुनिया जो यूरोप ने कॉलोनी बनाई है, कॉलोनाइजेशन किया है, तो उसका जस्टिफिकेशन भी यही है कि भाई ये तो समझदार लोग हैं, राइट। ब्लू आइड है ना, व्हाइट मैन्स बर्डन है, ब्लॉन्ड हेयर है इनके। बट अब ये सब जो है बातें निगेटेड है, ऐसी कोई रेसेस नहीं होती, ऐसी कोई सुपीरियरिटी नहीं होती। ऑलमोस्ट वी आर रियलाइजिंग कि हाँ ये सब जो है सेम ही है, ऐसा कोई नेग्रिटो या फिर ऑस्ट्रेलॉइड या फिर कॉकसस, ऐसा कुछ भी जो है रेस वाइज डिस्टिंक्शन नहीं होता है। खैर, तो हमने स्टोरी समझी, अब बात करते हैं जो है एविडेंसेस की, राइट। तो जो है ये आर्यंस थे कौन? तो जैसे कि मैंने कहा कि हमें जो भी पता चल रहा है, हमें इस किताब से पता चल रहा है
है ना। बट इसके साथ साथ और भी बहुत सारे वैदिक टेक्स्ट, ऋग्वेद के अलावा भी बहुत सारा वैदिक टेक्स्ट है, प्लस हमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिले। बट एविडेंसेस से पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जो स्टोरी मैंने तुम्हें सुनाई है, राइट, है ना, ये बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरी दे रहे हैं कि नहीं शायद ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा। तो ये थ्योरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो है बड़े स्कॉलर्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं यहां से आए होंगे, नहीं यहां से आए होंगे, ऐसी करके थ्योरीज हैं। तो आइए देखते हैं। ओके, तो थ्योरीज, तो पहली थ्योरी जो हम टेकअप कर रहे हैं वो है यूरोपियन थ्योरी, कि भाई ये लोग यूरोप से आए हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट से आए हैं, राइट। यूरेशिया जो लग रहा है, यूरोप और एशिया के बीच में जो एरिया मैं आपको दिखा रहा था, वहां से आए हैं। तो ईस्टर्न यूरोप कह सकते हो, नॉर्थ ऑफ ब्लैक सी कह सकते हो। तो अभी एक एरिया हमने देखा था कि ब्लैक सी के नॉर्थ से, इस एरिया से आ रहे हैं, यहां से ऐसे घूमते हुए तो ईरान भी गए हैं, है ना, एक वेव ऐसी भी आई होगी, और भी कई वेव आई होंगी, ऐसा नहीं खाली एक ही वेव आई होगी, बट डोमिनेंट वेव वो है 1500 बीसी वाली। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं सर विलियम जोन्स। विलियम जोन्स अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर मॉडर्न हिस्ट्री। ये एक्चुअली फाउंडर हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, प्लस उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं, राइट। प्लस इनको हमारे कल्चर में, हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में बड़ा विश्वास है, और ये चाहते हैं कि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम हो या ओवरऑल जो हमारा अप्रोच हो वो ओरिएंटल होना चाहिए। तो अंग्रेजों का अप्रोच ओरिएंटल होना चाहिए, वेयर ही हैज अ ग्रेट रिगार्ड फॉर इंडियन कल्चर एज वेल। तो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो आर्यंस आए थे, ये आए थे कहां से? ये ब्लैक सी एरिया से आए थे। तो तुम समझो ये बात कहां पे उठ रही है? 1780s की बातें हैं ये, राइट। ये अपना इन्वेजन भी इस तरह से जस्टिफाई करते हैं। बट फिलहाल वो कहते हैं कि भाई देखिए बहुत एफिनिटी है, लिंग्विस्टिक एफिनिटी है, कि भाई वहां पे बहुत सारे शब्द और यहां पे बहुत सारे शब्द सेम है। कह रहे भाई आप हिंदी में बोलते हैं या संस्कृत में बोलते हैं मैत्री, माता, पितृ, पिता, वैसे ही लैटिन में आप बोलते हैं मैटर, पैटर, मैटरनल, पैटर्नल। सिमिलरली हिताइत इंस्क्रिप्शन टर्की में जो है इनार वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, वेदों में इसी को इंद्र कहा गया है। देखिए सिमिलैरिटी, यानी कि ऐसा माइग्रेशन हुआ होगा, राइट। सिमिलरली मेसोपोटामिया का एक इंस्क्रिप्शन है कासाइट इंस्क्रिप्शन, राइट, उसमें सूर्य और मारुताश की बात करिए। क्या वेदों में भी सूर्य और मारुत की बात करी गई? तो एक्चुअली भगवान भी सेम है, यानी कि इस तरीके का कुछ माइग्रेशन हुआ है। जस्ट अ सेकंड, इस तरीके का कुछ माइग्रेशन हुआ है यहां से। ईरान में भी आपको सेम बातें नजर आएंगी और फिर इंडिया में भी सेम बातें नजर आएंगी। तो ये वहां से आए थे लोग, राइट। ये किसने कहा है? विलियम जोन्स ने कहा है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट से। कहां से? नॉर्थ ऑफ द ब्लैक सी से। बट दूसरी एक थ्योरी देते हैं मैक्स मुलर साहब। ना मैक्स मुलर एक्चुअली है तो जर्मन बॉर्न, लेकिन ही इज अ फिलोलॉजिस्ट। तो इनको लैंग्वेज का बड़ा ज्ञान है भाई, और ये संस्कृत में इन्होंने खूब स्टडी करी है। तो इनको वैदिक बड़ा ज्ञान है, इन्होंने उपनिषद ट्रांसलेट करे हुए हैं। तो भाई हमारे कल्चर को लेकर बड़ी एफिनिटी है इनके, राइट। ही इज नोन फॉर अ लॉट ऑफ बुक्स। मैंने इसमें कंटेंट और भी ऐड किया है इन द एंड ऑफ द पीडीएफ, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, राइट। तो इनके बारे में मैंने और भी बातें लिखी है कि हाँ उनका अप्रोच क्या है, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। जैसे वो कहते हैं कि इंडिया को दोबारा कॉन्केस्ट करना होगा वाया एजुकेशन, वाया कल्चर। तो कल्चरल कॉन्केस्ट की बात वो कर रहे हैं। प्लस क्रिश्चियनिटी को लेके काफी कॉन्ट्राडिक्शन है विद रिस्पेक्ट टू जो है व्हेन इट कम्स टू मैक्स मुलर, राइट। तो ही इज ऑल्सो ऑफ द सिमिलर व्यू। ही इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन आर कल्चर, इन आर लैंग्वेज, स्पेशली संस्कृत लैंग्वेज और उपनिषद। जैसा कि मैंने कहा कि इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और संस्कृत की बहुत प्रकांड विद्वान है, राइट। तो ये कह रहे हैं ना सेंट्रल एशिया, यूरोप नहीं सेंट्रल एशिया कह दिया इन्होंने, राइट। ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये यहाँ वेस्टर्न स्टेपीज, इस जगह से आए हैं भाई आप, स्टेपीज सेंट्रल एशिया से आए हैं आप, राइट, है ना। आइए इनकी थ्योरी समझते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई उधर से एक ब्रांच इधर ईरान गई होगी और एक ब्रांच इधर इंडिया आई होगी। हमने पूछा कैसे भाई, क्या कह रहे हो आप? कह रहे ईरान में लिखा गया है अवेस्ता, जैसे हमारा वेद लिखा गया है वहां अवेस्ता लिखा गया है। तो ये दोनों काफी सिमिलर है। इनफैक्ट एच और एस खाली बदल दो, सेम ही है ये, यानी दोनों सेम सोर्स से ही निकल रहे हैं, सेंट्रल एशिया से रहा होगा ये। कह रहे हैं कि वहां पे हप्त हिंदू कहते हैं, हम सप्त सिंधु कहते हैं। वहां पे अहुर कहते हैं, हम असुर कहते हैं। वहां पे होम कहते हैं, हम सोम कहते हैं। वहां पे दहा कहते हैं, हम दास कहते हैं। तो एक्चुअली सारी बातें सेम है। तो इनके हिसाब से एक्चुअली जो घर है वो सेंट्रल एशिया है रादर देन यूरोप। तो ये थ्योरी दी मैक्स मुलर ने। बट उसके अलावा और भी थ्योरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल बाल गंगाधर तिलक जी की एक थ्योरी है, वो कहते हैं कि नहीं नॉर्थ आर्कटिक रीजन, राइट, कि नहीं कहीं टॉप में हम लोग कहीं आर्कटिक रीजन में जो है हम लोग
आर्यंस जो थे वो रहे होंगे, राइट, और वो लोग जो है माइग्रेट हुए, है ना। अब पूछा गया भाई कैसे, और उनका वेदों में लिखा हुआ है कि जहां पे आर्यंस आए थे जहां से, वहां 6 महीने लंबी रातें होती थी, 6 महीने लंबे दिन होते थे, यानी कि वो आर्कटिक रीजन से आए थे, राइट। सिमिलरली स्वामी दयानंद सरस्वती, हिज फादर वाज जो है स्कॉलर, जो है वैदिक स्कॉलर, तो वेदों की इनको फर्स्ट हैंड बहुत जानकारी, बचपन से वेद कंठस्थ हैं। तो ये कहते हैं कि तिब्बत रीजन से आए वो लोग, राइट। कहते हैं कि इसका रेफरेंस हमें वेदों में मिलता है, बाकी बुक से मिलता है कि हाँ तिब्बत से आए, तो इंडिया में एक्चुअली तिब्बत साइड से आए लोग। तो ये थोड़ा सा जो है डिफरेंट थ्योरी है, बट इसके अलावा जो है और भी थ्योरीज है जो कहते हैं कि ना बाहर से आए ही नहीं है, ये इंडिजेनस हैं, इंडिया के ही हैं, कहीं बाहर से नहीं आए, राइट। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि भाई जो है उसमें लिखा है कि सप्त सिंधु उनका घर था, यानी इंडस उनकी घर है, राइट। वेरियस सैक्रिफिशियल पॉइंट्स की हाँ जो है कहाँ पे जो सैक्रिफाइस करते हैं, जो आहुति देते हैं या जो रिचुअल्स वगैरह हैं, वो इंडियन ओरिजिन के दिख रहे हैं हमको, राइट। प्लस पंजाब वगैरह की बात हो रही है, पंजाब एंड नियर बाय एरियाज, यानी वो इंडियन है। नदियों के नाम जो दिए हुए हैं वो भी इंडियन है। फ्लोरा और फौना जो बात हो रही है सारे हिमालयन है, यानी कि ये इंडियन जो है लोग थे, ये बाहर से नहीं आए थे, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल संपूर्णानंद दास और एसी दास कहते हैं, संपूर्णानंद और एसी दास कहते हैं कि वो लोग सप्त सिंधु रीजन से आए थे। गंगानाथ झा कहते हैं कि नहीं नहीं, वो लोग जो है जहां पे गंगा जमुना मिलती है उसका इन्फ्लुएंस में रहते थे, उसको नाम दिया है ब्रह्म ऋषि का, राइट, ब्रह्म ऋषि देश। एलडी कला कहते हैं कि नहीं वो लोग कश्मीर में ओरिजिनली थे। आरबी पांडे कहते हैं कि एमपी। तो नाउ देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी थ्योरीज है। कोई कहता है कि नहीं रशिया, सदर्न रशिया से आए हैं, कोई कहता है कि नहीं जो है चाइना से आए हैं, ऐसे बहुत सारी और भी थ्योरीज हैं, राइट। एंड इट इज नॉट कंक्लूसिव येट, बाय द वे, राइट, इट इज नॉट येट कंक्लूसिव, है ना, कि हाँ जैसे सिनोली का जो एक्सकेवेशन है वो और ज्यादा सवाल उठा रहा है, बट स्टिल हम जो है जो मान्य थ्योरी है, ये जो हम मान लेते हैं वो मान लेते हैं कि हाँ ये स्टेपीज से ही जो है माइग्रेशन हो रहा है, राइट। तो ये सेंट्रल एशिया या स्टेपीज जो है आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सेंट्रल एशिया, राइट। और यार अब और भी एविडेंसेस मिले हमको, जैसे कि हमने बात करी लैंग्वेज एविडेंस की, हमने ऑलरेडी देखा कि वो इनिशियल जो ऊपर ब्रांच रही होगी उसे प्रोटो इंडो यूरोपियन कहते हैं, बट यहीं से देखिए इंडो आर्यन अलग हो गई, ईरानियन अलग हो गई, और यहीं से बाकी यूरोपियन। तो बाकी आप यूरोपियन देखिए कि भाई जो है इधर आपको दिख रहा है इवन जर्मैनिक आपको दिख रही है, तो भाई जर्मन लैंग्वेजेस है ना, स्वीडिश एंड ऑल, राइट। इधर स्लाविक लैंग्वेजेस भी दिख रही है, रोमांस लैंग्वेज, तो फ्रेंच हो गया, कैटलन हो गया, स्पेनिश, पोर्चुगीज, सब जो है इसी ब्रांच से निकल रही है, लैटिन से निकल रही है, राइट। सिमिलरली ईरानियन हमने बात करी कि भाई एक ईरानियन ब्रांच निकल गई है। फिर इंडो आर्यन जो इंडिया आ गई है, जैसे कि संस्कृत रूट ब्रांच है, और संस्कृत के बाद नेपाली, पंजाबी, गुजराती, तो मोस्टली नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस, असमीज, राइट, बंगाली, मराठी, सिन्हालीज, ये सारी लैंग्वेजेस एक्चुअली यहीं से निकल रही हैं। ये टॉपिक हमने पहले भी डिस्कस किया है जब मैं आपको बता रहा था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बारे में, राइट। अब उसका ये वाला माइग्रेशन अब हुआ है, बट हमने पहले ही पढ़ दिया था। तो इस लिंग्विस्टिक माइग्रेशन के हिसाब से शायद कहीं 4500 BC पे ये मूवमेंट हुआ है। आर वी वेरी श्योर? नो, वी आर स्टिल नॉट वेरी श्योर। इसके अलावा इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको जो है एक टर्की में इंस्क्रिप्शन दिख रहा है, वो कह रहा है कि भाई ये 19 to 17 सेंचुरी BC के आसपास हो रहा है। हमको एक ग्रीस में इंस्क्रिप्शन दिख रहा है, माइसीनियन इंस्क्रिप्शन, वो कह रहा है कि यहाँ पे तो 14 सेंचुरी पहुंचे थे लोग, है ना, उधर से घूम के आ रहे थे, 14 सेंचुरी लगी होगी। सिमिलरली मेसोपोटामिया में दिख रहा है हमको, मेसोपोटामिया में कसाइट्स एंड मितानीज जो है इंस्क्रिप्शन हमको मिल रहा है, राइट, है ना। वो कह रहे हैं कि शायद 16 to 14 सेंचुरी BC शायद इस टाइम में पहुंचे। इंडिया में हमको ऐसा कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला कि किस टाइम में पहुंचे। प्लस जो ऋग्वेद इंडिया में लिखा गया के, तो ऋग्वेद में तुम देखोगे कि जो पुरानी लैंग्वेजेस थी, मुंडा, राइट, मुंडा के वर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं, यानी मुंडा के बाद आई थी ये लैंग्वेज। तो फिलहाल हमें इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस भी मिल रहे हैं। इसके अलावा और भी एविडेंसेस हैं, जैसे कि जेनेटिक एविडेंसेस। तो एक जो है एंड्रोनोवो कल्चर कहा जाता है, जो रेड आप देख रहे हैं, इस एरिया को कहा जाता है एंड्रोनोवो कल्चर। एंड्रोनोवो कल्चर और हमारे नॉर्दर्न इंडिया में आज भी जो लोग हैं उनमें एक जीन कॉमन है, विच इज M17, एंड दिस शोज कि शायद ये माइग्रेशन इधर से हुआ था। तो शायद ये जो आर्यन माइग्रेशन है, राइट, ये इस टाइम जो है इस पॉइंट से हुआ है, इसे एंड्रोनोवो कल्चर कहा जाता है। ये कहते हैं कि ये लगभग 8000 BC के आसपास हुआ है।
आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं 2000 बीसी के आसपास हुआ है। तो सी वी अगेन दिस इज नॉट कंक्लूसिव, मे बी ऋग्वेद 2000 के टाइम में हो, बट अभी फिलहाल हमारे स्पेशली एकेडमिक रीजन के लिए अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1500 से 1000 मान के चल सकते हैं और 1500 से 1000 आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो 1500 बीसी से तो हम क्या मानेंगे फाइनली 1500 बीसी से जो 1000 बीसी का टाइम है, दिस इज योर अर्ली वैदिक या फिर ऋग्वेदिक एरा। ओके तो ये पूरी कहानी हमने समझी, मैंने आपको एविडेंसेस भी दे दिए। अब ये लोग आके बसे कहां पे, तो जब ये लोग ऊपर से आए तो बेसिकली ये जो इंडस का पूरा एरिया है, सप्त सिंधु रीजन, तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी, तो थोड़ा अफगानिस्तान में, थोड़ा पंजाब में, थोड़ा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और वेस्टर्न यूपी तक देखो चले आए, है ना, गंगा उंगा भी टच करने लग गए, राइट, है ना। तो अब आप देखिए तो जो है ऋग्वेद में इन नदियों के नाम भी है। ऋग्वेद में कुंभ का जिक्र है, कुंभ अफगानिस्तान में है। इसके अलावा इंडस विच इज सिंधु, इसके अलावा झेलम, वितस्ता, ब्यास, विपास, चेनाब, अस्किनी, रवि, परुशनी, सतलज, सुतुदरी। इसके अलावा सरस्वती नदी का भी जिक्र है, जिसे ऋग्वेद में नदी रत्न कहा गया है। नदी तारणा या नदी रत्ना, तो नदी तारणा कह लीजिए, तो नदी तारणा कहा गया है। शायद ये वो घग्गर हाकरा नदी है जो पहले हमने डिस्कस करी थी ड्यूरिंग इंडस वैली, शायद, या फिर शायद अफगानिस्तान में एक नदी है हकरावती या फिर हेलमंद, शायद इसका जिक्र है, तो वी आर नॉट वेरी श्योर। तो आप देखेंगे कि ऋग्वेद जो कि यहां पे लिखा गया है ड्यूरिंग 1500 2000, उसमें गंगा और जमुना जी का थोड़ा थोड़ा जिक्र है, राइट। तो यमुना का जिक्र 2 ही बार है, गंगा का जिक्र 1 ही बार है, एंड विच शोज कि हाँ वो अभी उस एरिया में परकोलेट नहीं करें। अभी वो जो है सप्त सिंधु रीजन में, इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज में, उस एरिया में अभी जो है बेसिकली वो लोग रह रहे हैं। तो यहां पे फिलहाल आके उन्होंने रहना चालू किया। ऑलरेडी हमने बात करी कि हमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, उनके वेपन्स वगैरह मिले हैं इन स्वॉट वैली। एक साइट आप ध्यान में रख सकते हैं, राइट। ओके, तो दिस इज द रीजन, दिस इज द जोन। तो फाइनली हमने बात करी लैंग्वेज, हमने इंडो यूरोपियन से समझा, हमने समझा उनका ओरिजिन की कहीं वो स्टेपी साइड से आ रहे हैं, टेम्परेट क्लाइमेट से आ रहे हैं। हमने ऑक्यूपेशन समझा कि भाई ये लोग पेस्टोरल हैं, अभी बसे नहीं है, एग्रीकल्चर आता है बट प्रैक्टिस नहीं करते, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, राइट। तो हमने आर्यंस समझ लिए कि स्टैब्लिश कर लिए कौन है, बट बाहुबली ये क्या कह रहे हैं कि मेरा घोड़ा है, घोड़े को लेके इतना जो है पॉजिटिव क्यों हो रहे हैं, समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, बात करेंगे। तो यू कैन ऑल्सो लर्न लाइव फ्रॉम मी एट अनअकैडमी, आई एम वन ऑफ द टॉप एजुकेटर एट अनअकैडमी। और अगर आप अनअकैडमी अब तक नहीं है तो आप TT100 कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके थ्रू सब्सक्राइब करेंगे तो मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिलेगा, राइट। मैं मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, आर्ट एंड कल्चर लाइव कोर्सेज भी पढ़ाता हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, राइट। ये आप जो है देख सकते हैं और प्लस जो है मुझसे लाइव भी पढ़ सकते हैं, जो भी कोर्स लाइव चल रहा है वो लाइव भी देख सकते हैं। मैं डाउट डिस्कशन वगैरह भी लूंगा, स्पेशली अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो दिस विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू, राइट, बिकॉज माई स्ट्राइक रेट इज अराउंड 80%, की 80% सवाल प्रीलिम्स में और 100% सवाल मेंस में मेरे पढ़ाए हुए आते हैं, राइट। तो जो है ये आपको खासा हेल्पफुल है, स्पेशली अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो तो यू कैन रीच आउट टू अस। यहाँ पे हम सारे PDF अपलोड कर रहे हैं, आई होप आप डाउनलोड कर रहे हो, राइट। तो मेरा नंबर है 8431840147, ये आप यूज कर सकते हैं मुझे रीच आउट करने के लिए। बाकी पढ़ाई करते रहिए और मिलते रहिए। ये मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड किया है आपकी सेल्फ स्टडी के लिए कि मैक्स मुलर जी के बारे में, दिस विल रियली हेल्प। मैं ऑलरेडी कह रहा था आपसे कि इंडिया हैज बीन कॉन्कर्ड वंस बट इंडिया मस्ट बी कॉन्कर्ड अगेन, ऐसा मैक्स मुलर ने कहा। Bye bye, take care, good day and see you in the next video. And subscribe to our channel. You can follow us on Insta handle and join us on our Telegram channel, or you can connect us on this WhatsApp number. Thank you.